What's up guys? I hope you are doing well. I am Veer. Welcome to Study IQ. कोड देखिए कितनी शानदार है. Do what is right, not what is easy. देखिए इसको समझाने के लिए मैं आप लोगों के सामने एक उदाहरण लाने वाला हूं जो कि हमारी इकोनॉमी से रिलेटेड है. आप लोगों ने नॉर्मली अगर इकोनॉमी के बारे में पढ़ा होगा तो एक इकोनॉमी के बढ़ने का एक पैटर्न होता है हर एक कंट्री के लिए. मतलब जैसे एक तो होता है प्राइमरी सेक्टर, एक होता है सेकेंडरी सेक्टर और एक होता है टर्सरी सेक्टर. तो कोई भी इकोनॉमी बढ़ती है तो पहले प्राइमरी सेक्टर पे आती है. प्राइमरी सेक्टर जैसे कि एग्रीकल्चर ले लीजिए या फिर रॉ मटेरियल ले लीजिए, जितने भी निकाले जाते हैं तो उन रॉ मटेरियल से फिर एक गुड़ बनाया जाता है कोई भी, और उसके बाद में फिर उसको क्या किया जाता है, मार्केट में लेके आया जाता है. ठीक है, तो ये एक प्रोसेस होता है. तो पहले प्राइमरी सेक्टर होता है, फिर सेकेंडरी सेक्टर होता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. मान लीजिए यहाँ पे हमने गेहूं उगाए खेतों में, तो गेहूं के बाद में फिर हमने उससे ब्रेड बनाया, यहाँ पे मैन्युफैक्चर किया, फिर उसको मार्केट में बेच दिया. ये होता है सर्विस सेक्टर. ठीक है ना, टर्सरी सेक्टर को बोलते हैं सर्विस सेक्टर, और ये होता है रॉ मटेरियल वाला सेक्टर. ओके, तो ये प्रॉपर प्रोसेस होता है जिसके थ्रू कोई भी इकोनॉमी बढ़ती है. पहले प्राइमरी पे रहती है, फिर सेकेंडरी पे पहुंचती है और फिर टर्सरी पे पहुंचती है. पर हमारी इकोनॉमी ने क्या किया, हमारी इकोनॉमी ऐसे गई है, डायरेक्ट प्राइमरी सेक्टर से टर्सरी सेक्टर में पहुंच गई है. तो सेकेंडरी सेक्टर यहाँ पे मिस हो गया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यहाँ पे मिस हो गया. तो इसी की वजह से हमारी कंट्री इतने दिनों से झेल रही है, क्योंकि हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नहीं है और हमारे यहाँ पे एक ह्यूज पॉपुलेशन है. और अगर किसी भी कंट्री में जॉब या एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना होता है तो उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का एक अच्छे लेवल पे डेवलप होना बहुत जरूरी होता है, जो कि हमारे यहाँ पे मिसिंग चल रहा है. तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मिसिंग चल रहा है, इसी वजह से हमारे यहाँ पे ज्यादा जॉब डेवलप नहीं हो पा रही थी. तो इसी को देखते हुए हमारे यहाँ पे मेक इन इंडिया प्रोग्राम चलाया गया. मेक इन इंडिया का कंप्लीट पर्पस यही है कि हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाया जा सके. ओके, तो ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जैसे ही बढ़ेगा, देखिए एक तरीका होता है. मान लीजिए हमने क्या किया, प्राइमरी सेक्टर से सर्विस सेक्टर और टर्सरी सेक्टर में पहुंच गए. तो सर्विस सेक्टर या टर्सरी सेक्टर में जिसको भी जॉब मिलेगी वो एक एजुकेटेड पर्सन होगा. मतलब मान लीजिए आप कॉल सेंटर में जॉब कर रहे हैं, मान लीजिए आप बैंकिंग में जॉब कर रहे हैं, मान लीजिए आप एजुकेशन की किसी फील्ड में जॉब कर रहे हैं, तो आपके पास में अगर नॉलेज होगी तो तभी आप यहाँ पे सरवाइव कर पाएंगे. लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जैसे मान लीजिए कंस्ट्रक्शन साइट है, कोई ब्रिज बन रहा है या फिर कोई बिल्डिंग बन रही है, तो वहां पे लेबर की जरूरत पड़ेगी. तो वो लेबर जितनी कंज्यूम होती है वो सारी कहां से आती है, वो सारी मैक्सिमम, जैसे हमारी कंट्री को अगर आप लोग देख लीजिए तो मैक्सिमम अगर लिटरेसी की डेफिनेशन भी देखें तो जिसपे अपना नाम लिखना आ गया, लिखना और पढ़ना कुछ आ गया थोड़ा बहुत, उसको लिटरेट पर्सन बोल देते हैं, जो कि एक इफिशिएंट डेफिनेशन नहीं है. तो उसके बेस पे देखा जाए हमारी डेफिनेशन जो है लिटरेसी की, उसके हिसाब से भी फिर भी हमारे यहाँ पे इतने अच्छे लेवल की एजुकेशन नहीं है. अगर इस डेफिनेशन को भी देंगे तो फिर भी 80 से नीचे है. ठीक है, तो अगर वैसे नॉर्मल ढंग से अगर प्रॉपर वे में एजुकेटेड आदमी देखे जाए हमारी कंट्री में, तो मुझे लगता है कि 50% से भी नीचे पहुंच जाएगी वो. ठीक है, तो उस तरीके से तो जितने भी मतलब जो इलिटरेट पीपल है, कम से कम उनको अच्छे खासे लेवल पे एम्प्लॉयमेंट मिल सके, उनका घर गृहस्थी अच्छे से चल सके. तो इसीलिए क्या है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है उसका अच्छा होना बहुत ही जरूरी है. तो इसीलिए उस पे फोकस अब दिया जा रहा है. तो अगर स्टार्टिंग से हम जो राइट अप्रोच है उसको लेके चलते, डू व्हाट इज राइट, अगर जो राइट अप्रोच लेके चलते तो पहले प्राइमरी से सेकेंडरी और सेकेंडरी से टर्सरी पे पहुंचते. बट हमने क्या किया, इजी अप्रोच अपनाई, प्राइमरी से सीधा टर्सरी पे पहुंच गए. सेकेंडरी सेक्टर जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, अच्छे लेवल पे वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, उसको हमने मिस कर दिया. ठीक है, तो ये हो गया, आपको इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा. इसके साथ साथ में ये मैंने यहाँ पे थोड़ा टाइम इसलिए ज्यादा ले लिया है, क्यों, क्योंकि आज देखिए सैटरडे, और सैटरडे को ज्यादा आर्टिकल आते नहीं है, पर जितने भी आर्टिकल हैं, कम आर्टिकल हैं आज, पर जितने भी आर्टिकल हैं वो एक अच्छे आर्टिकल है. ठीक है, आइए अब आगे चलते हैं. तो ये आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से कि हमारी इकोनॉमी किस तरीके से बढ़ रही है. ठीक है, देखिए यहाँ पे पेन ड्राइव और टैबलेट कोर्सेज अवेलेबल हैं स्टडी IQ के, आप खरीद सकते हैं जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं. और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेरी आपके माइंड में हो तो यहाँ पर कॉल करके उसको क्लियर कर सकते हैं. ओके, तो यहाँ पे जो फर्स्ट आर्टिकल है ये डोनाल्ड ट्रंप जी से रिलेटेड है. डोनाल्ड ट्रंप जी से रिलेटेड क्या मतलब हंसी आ रही है यार, इस तरीके का बंदा भी मतलब अजीब बंदा है ना. ये देख रहा है आज की डेट में सिचुएशन क्या बनी हुई है, बस अपनी मनमानी करके चल रहा है. ठीक है, ये वही डायलॉग यहाँ पे मार के चल रहे हैं, जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ और जो मैं नहीं बोलता हूँ वो मैं डेफिनेटली करता हूँ. ठीक है, हालांकि इन्होंने जो बोला था अपने इलेक्शन कैंपेन के साथ में वो सब इन्होंने कर डाला. यहाँ पे पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से यूएस से निकलने जा रहा है. हालांकि आसान प्रोसेस नहीं है, अभी ये स्टार्ट करेंगे तो आते आते टाइम लगेगा, इसको लगभग 3-4 साल लग जाएगा, उसके बाद में निकल पाएंगे. तो ये दोनों आर्टिकल इसी से रिलेटेड है, दोनों आर्टिकल को कंबाइन करके, और इसके बाद में न्यूज एनालिसिस भी बहुत सारा है, आजकल न्यूज इसी से भरा हुआ है आज का पेपर. तो इसको अच्छे से क्लियर करेंगे कि है क्या और क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, आने वाले टाइम में क्या चलेगा. तो आज का जो थीम रहेगा वो यही रहेगा पूरा, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट. ओके,
इसके बाद में जो सेकंड आर्टिकल है यहाँ पे नीचे, ये गुंडाज एक्ट से रिलेटेड है। मतलब एक इस तरीके का एक्ट, अगर मान लीजिए कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम हो रही है, किसी ने कुछ छोटी मोटी चोरी कर लिया, किसी ने किसी को कुछ बोल दिया, तो हर एक स्टेट गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, एक अपने अपने एक्ट बना रखे हैं। वो एक्ट इतनी पावर दे देते हैं वहां की एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को, उसकी पुलिस को, कि वो क्या करे, किसी भी आदमी को किसी भी टाइम डिटेन कर सकते हैं, वहां से उठा के ले जा सकते हैं और उसको बिना बेल दिए हुए 1 साल तक जेल में भी रख सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट इससे नाराज हो रहा है कि देखिए इस तरीके के एक्ट नहीं होने चाहिए सोसाइटी में। एक जो हमारी सोसाइटी है, एक वेलफेयर से रिलेटेड सोसाइटी है, और इस तरीके के एक्ट अगर आप रखेंगे तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की थीम है कहीं ना कहीं वो हर्ट होती है इससे। तो इसके बारे में देखेंगे क्या एक्ट है और क्या इसका यूज किया जा रहा है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, और सब स्टेट गवर्नमेंट के अलग अलग प्रोविजन है इससे रिलेटेड। ठीक है, ये वर्ड कहां से निकल के आया उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा देखेंगे। ये वाला आर्टिकल तमिलनाडु की पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, खासकर करुणानिधि जी के बारे में, तो किसी काम का नहीं है। और ये वाला आर्टिकल वैसे स्टेट गवर्नमेंट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए कोई पर्टिकुलर आर्टिकल सही होता है, पर लेकिन यहाँ पे स्टेट में भी, किसी गांव के भी किसी डिस्ट्रिक्ट में घुस जाते हैं इस तरीके के आर्टिकल में, और फिर वहां की इंफॉर्मेशन देते हैं, तो कोई हमारे काम का नहीं है, तो इस वाले आर्टिकल को भी हम नहीं देखेंगे। इसके अलावा हम न्यूज एनालिसिस करेंगे, उसमें कई सारे आर्टिकल है। आइए अब आगे चलते हैं, स्टार्ट यहाँ से करते हैं, इसके बाद में ट्यूटोरियल देखेंगे। पहले पूरा एक ही जगह इकट्ठा हो जाएगा आप लोगों का, इसलिए पहले यहाँ से देख लेते हैं इसको। देखिए हुआ क्या है, डोनाल्ड ट्रंप जी ने बोला है कि मैं पेरिस पीस क्लाइमेट एग्रीमेंट है उससे बाहर निकलने जा रहा हूँ। तो ये इससे बाहर निकलने जा रहे हैं, और इससे बाहर निकलने के इन्होंने रीजन क्या बताए हैं, रीजन इन्होंने कई सारे दिए हैं। तो उन कई सारे रीजनों में सबसे पहले तो इन्होंने ब्लेम किया है इंडिया और चाइना को। देखिए यहाँ पे पहले एक बार देख लीजिए, आज की डेट में चाइना का जो एमिट है वो देखिए 28 या 30% के करीब है जो CO2 एमिशन करता है। ठीक है, इसके बाद में फिर यूएसए है, ये आप लोगों को याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके बाद में यूएसए आता है, और 3rd नंबर पे यहाँ पे आता है इंडिया, और फिर आता है 4th नंबर पे कौन आता है यहाँ पे, रसिया, और फिर आता है जापान। तो ये यहाँ पे प्रोसेस है। और अगर हम यूरोपियन यूनियन को इकट्ठा कर ले एक जगह रख दें तो बीच में यूरोपियन यूनियन आ जाएगा। ठीक है, यूरोपियन यूनियन यहाँ पे बीच में आ जाएगा। ओके, तो देखिए ये इन्होंने बोला है कि और भी कंट्री हैं, जैसे कि आज की डेट में देखा जाए, अगर यहाँ पे ले लीजिए चाइना को ले लीजिए, इतना ज्यादा एमिट कर रहा है। ठीक है, और इंडिया भी कम एमिट नहीं कर रहा है आज की डेट में। आज की डेट में 3rd पॉल्यूटर है इंडिया भी। तो फिर भी चाइना को अलाउ कर दिया गया है आगे 100 ऑफ एडिशनल कोल प्लांट बनाने के लिए, कि वो आगे भी कोल प्लांट बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के तहत। इंडिया को भी अलाउ कर दिया गया है डबल करने के लिए, उसकी कोल प्रोडक्शन है 2020 तक। ठीक है, तो इस तरीके से उनको भी पूरा फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा रही है, इंडिया को भी पूरी फैसिलिटी प्रोवाइड चल पर लाई जा रही है। तो ये बोले हम में कौन से कांटे लगे हुए हैं, हमको क्यों फैसिलिटी प्रोवाइड कराने से रोक रहे हैं आप लोग, हमको बोल रहे हैं इन सब चीजों से बाहर निकल जाओ। अब डोनाल्ड ट्रंप जी के समझ में ये नहीं आ रहा है कि इनकी पॉपुलेशन इतनी है जितनी हमारे उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन है, और हमारे उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन होते हुए भी ये वर्ल्ड में 2nd मोस्ट पॉल्यूटर है। तो ये इनकी चीज समझ में नहीं आ रही है, तो अपनी मनमानी चला रहे हैं। तो वही चीजें यहाँ पे बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं कि ये हमारी इकोनॉमी को अंडरमाइन करेगा, हमारी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाएगा, हमारे जो वर्कर हैं उनको नुकसान पहुंचाएगा, मतलब हमारे वर्करों को जॉब नहीं मिल पाएगी, हमारी सॉवरेनिटी को हर्ट करेगा। तो ये इनके एक्सक्यूज आप लोग बोल सकते हैं जो ये दे रहे हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए ये बाहर निकल जा रहे हैं यहाँ से। तो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट जो साइन किया गया था 195 कंट्री के द्वारा 2015 में साइन किया गया था। ओके, और ये तो बात एक अलग हो गई। अब देखिए जिस तरीके से ब्लेम कर रहे हैं इंडिया को ब्लेम कर रहे हैं, तो खासकर अभी एक आर्टिकल और था, वो यहाँ पे जो यूएस के जो दूसरे जो फॉर्मर एम्बेसडर थे जो यहाँ पे इंडिया में, या और भी कई सारे डिग्नेटरी हैं वहां पे, वो ये बोल रहे हैं अगर इस तरीके से आप डायरेक्ट इंडिया जैसी कंट्री पे ब्लेम लगाएंगे, अगर उन पे फिंगर पॉइंट करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं जो बायलैटरल रिलेशन है जो कि इतने अच्छे लेवल पे पहुंचे थे ओबामा जी के टाइम पे, वो कहीं ना कहीं घटने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये भी आशंका जताई जा रही है। ये देखिए 2015 का ये एस्टीमेट लगाया गया है, निकाला गया है कि CO2 जो एमिशन है सबसे ज्यादा चाइना का है, दूसरे नंबर पे यूनाइटेड स्टेट का है, तीसरे नंबर पे यूरोपियन यूनियन का है, और चौथे नंबर पे किसका है, इंडिया का है। तो कम से कम स्टार्टिंग के 4 या 5 आप लोगों को याद रखने हैं, 5वें नंबर पे रशिया भी याद रख सकते हैं। यहाँ पे भी यही पैटर्न है लगभग, अगर यूरोपियन यूनियन को बीच में दे ले, यहाँ पे इसमें बीच में डाल दें यूरोपियन यूनियन को, फिर यहाँ पे रशिया, और 6ठे नंबर पे जापान आ गया। तो ये आप लोगों को याद रखना है। और देखिए रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, ये कुछ कंट्री को 10-12 कंट्री को छोड़ के रेस्ट ऑफ वर्ल्ड अगर देखा जाए ओनली 8% के 7.67% ये रेस्ट ऑफ वर्ल्ड का एमिशन है 2015 का। तो आप समझ सकते हैं कि एक साइड में दुनियादारी कितनी चल रही है और दूसरी साइड में झेलना किनको पड़ेगा, वो इस रेस्ट ऑफ वर्ल्ड को झेलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर ग्लेशियर पिघल रहे हैं, अगर कोई भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो ये डेवलपिंग कंट्री है, इनके ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा उस चीज का। पर लेकिन ये जो है डोनाल्ड ट्रंप इस चीज को समझ नहीं रहे हैं। ओके, ये अपनी ही मनमानी चला रहे हैं। और ये बोल क्या रहे हैं अभी आर्टिकल हम लोग आगे देखेंगे।
चलने से पहले एक बार पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज को देख लेते हैं। देखिए ये पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज, पेरिस कहाँ पे है? फ्रांस में है, ठीक है। 2015 में इसको साइन किया गया, 2015 में इसको साइन किया गया और यूएस और चाइना ने इसको रेक्टिफाई किया। 2015 में साइन किया गया और 2016 में यूएस और इसके चाइना के द्वारा इसको रेक्टिफाई किया गया, ठीक है ना। जब इसको रेक्टिफाई किया गया तो तब उस टाइम पे समझ में आया कि अब जो है वर्ल्ड कुछ सुधर सकता है, क्योंकि जो वर्ल्ड के टॉप एमिटर है उन्होंने ही रेक्टिफाई कर दिया है और उन्होंने बोला है हम इसको मतलब फॉलो करके चलेंगे। ओके, इसके अलावा यहाँ पर ये वाला पॉइंट समझाने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ी बैकग्राउंड में हिस्ट्री देने की कोशिश करूंगा, यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए आप लोगों को पता है कि मतलब यूरोप से ही इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था। आप सभी लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या था? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ये था कि जो भी काम पहले हाथों से किया जाता था, नॉर्मल तरीके से जो भी कपड़ा वगैरह जो बनाए जाते थे पहले हाथों से, उसको आज टाइम पे, ठीक है, लगभग 18वीं सेंचुरी में क्या करने लगे थे? उसको मशीन से बनाने लगे थे। तो जो मशीन से प्रोडक्ट बनाने लगे थे पहले हाथों से, मान लीजिए कोई दिन में एक प्रोडक्ट बनाता है कोई भी, जब उसको मशीन से बनाया जाएगा तो एक मशीन के द्वारा वो थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट बनाए जाएंगे। तो उस टाइम पे वो थाउजेंड्स प्रोडक्ट बनाए गए और उन थाउजेंड्स प्रोडक्ट बनने की वजह से ही, देखिए प्रोडक्ट तो आपने बना दिया, फिर इसके लिए मार्केट भी चाहिए। फिर इन्होंने क्या किया? मार्केट ढूंढनी स्टार्ट कर दी। तो मार्केट कहाँ कहाँ पे पहुंचने लगे? मार्केट पहुंचने के लिए यहाँ इनको एशिया जैसी कंट्री और अफ्रीका जैसी कंट्री में घूमने लगे। तो यहाँ पे जाके ये मार्केट ढूंढने लगे अपनी, और फिर अपना फिनिश प्रोडक्ट जो यहाँ पे बनाया जाता था खासकर यूरोप में, तो फिनिश प्रोडक्ट वो आके यहाँ पे बेचने लगे। तो इस तरीके से यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होना स्टार्ट हो गया। यहाँ पे इनको बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ करते थे, तो उस बेनिफिट की वजह से इन्होंने खूब अपना कमाई करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो इन्होंने खूब कमाई करना स्टार्ट कर दिया और फिर यहाँ पे और ज्यादा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बढ़ाना स्टार्ट कर दिया इन्होंने। तो जिस तरीके से इंडस्ट्रीज इन्होंने और ज्यादा बढ़ानी स्टार्ट कर दी, तो उस टाइम पे जो पोल्यूशन होना स्टार्ट हुआ, जो पोल्यूटेड होनी स्टार्ट हुई चीजें, कार्बन डाइऑक्साइड निकलना स्टार्ट हुई, जिस तरीके से ग्रीन हाउस वाला इफेक्ट होना स्टार्ट हुआ, तो उस टाइम से ये चीजें चलनी स्टार्ट हुई। अगर आप उस टाइम के कंपेयर करें आज के डेट में, आज के टाइम को कंपेयर करें, तो उस टाइम पे जो टेम्परेचर था वो आज की डेट में बढ़ता ही बढ़ता जा रहा है। तो अगर वो इसी तरीके से बढ़ता रहा तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो टारगेट ये लगाया जाता है कि जो टेम्परेचर बढ़ता हुआ जा रहा है उसको 2 डिग्री तक मैक्सिमम बढ़ने देना है, उससे ज्यादा नहीं बढ़ने देना है। और कम से कम 1.5 जो डिग्री है उस पर तो कंट्रोल करना ही करना है। अगर इसको कंट्रोल नहीं किया तो इतना ज्यादा डिजास्टर हो जाएगा जिसको आप मतलब नॉर्मली पैसों के मामले में तो समझा ही नहीं जा सकता, इतना ह्यूज प्रॉब्लम हो जाएगी। ह्यूज प्रॉब्लम कैसे हो जाएगी? ये यहाँ पे देखिए, ये है ग्रीनलैंड, ठीक है ना, ग्रीनलैंड वाला एरिया है ये, और ये है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड में जितना ज्यादा आइस है, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर वो पिघलना स्टार्ट हो गया, तो वर्ल्ड का जो ओशन है उसका लेवल इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि जो नॉर्मल से आइलैंड कंट्री है, जितने आप लोगों को ये सारी आइलैंड कंट्री दिख रही है यहाँ पे, ये सारी डूबनी स्टार्ट हो जाएगी, इनका अस्तित्व खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमारे भी 2 आइलैंड है, यहाँ पे अंडमान और निकोबार, और यहाँ पे कौन सा है, नाम पता तो हो गई यार, इतने तो कम से कम नाम याद ही रखा करो, लक्षद्वीप है ये, ठीक है ना। तो इधर क्या हो गया? बे ऑफ बंगाल हो गया, और इधर अरब सी हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे दोनों तरीके से अरेबियन सी में भी और यहाँ पे ये हमारे वाले भी इंपैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ये भी डूबने लगेंगे, और जो कोस्टल एरिया है वो भी डूबने लगेगा। तो ये ऑल ओवर वर्ल्ड इंपैक्ट देखने को मिलेगा, ना कि एक किसी पर्टिकुलर एरिया में। तो इसीलिए टारगेट लगाया जाता है कि उसको 2% पे कंट्रोल करके रखना है। 2% पे तो कंट्रोल करके रखना है, पर लेकिन टारगेट भी बना लिया आप लोगों ने, पर उसको अचीव कैसे करना है? अचीव करने के लिए आप लोगों ने देखा होगा एक वर्ड यूज किया जाता है, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी। कॉमन क्या है? कॉमन तो ये है कि हमको टेम्परेचर कंट्रोल करना है, ठीक है। और डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? सबको डिफरेंट डिफरेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है। जिसने ज्यादा एमिट किया है, जैसे कि यूएसए हो गया, चाइना हो गया, उनको अच्छी खासी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। और जिन्होंने कम एमिट किया है, और जितने आइलैंड हो गए और बाकी का जो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड मैंने बोला था लगभग 7 से 8%, उनको कम रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी, ठीक है। इनको ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी, इनको कम रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी। तो इसके फंडे पे वर्क करता है ये पूरा क्लाइमेट एग्रीमेंट, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, याद रखना ये वाला फंडा भी। तो ये कंप्लीट एग्रीमेंट था जिसके तहत यहाँ पे काम हो रहा था। तो अब क्या करना है? इसको टेम्परेचर को कंट्रोल करना है, जो कि मैंने आप लोगों को बताया। क्योंकि टेम्परेचर अगर कंट्रोल नहीं होगा, एक तो ये है कि टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा जिससे कि सी लेवल बढ़ेगा। दूसरा क्या होगा? दूसरा आएगी भूखमरी। भूखमरी क्यों? देखिए सारी जितनी भी फसल है, जितनी भी एग्रीकल्चर क्रॉप है, वो सारी क्या होती है? टेम्परेचर के बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा और टेम्परेचर बढ़ेगा, कहीं पे बहुत ज्यादा बाढ़ आ जाती है, कहीं पे बहुत ज्यादा ड्रॉट आ जाता है, सूखा पड़ जाता है, तो इसका उन दोनों पे भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। जिससे कि जो कि फूड प्रोडक्शन है, जिसके ऊपर आज की डेट में भी हम लोगों ने देखा था कितना ज्यादा वेस्ट हो जाता है। कल परसों भी एक आर्टिकल डिस्कस किया था, उसमें देखा था हम लोगों ने फूड प्रोडक्शन से रिलेटेड।
तो उस पे भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। तो जो फूड सिक्योरिटी है वर्ल्ड की, वो भी कहीं ना कहीं खतरे में आ जाएगी। तो ये तो बिल्कुल बड़े बड़े हैं, इसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे भी इतने ज्यादा इंपैक्ट पड़ेंगे जिनको काउंट नहीं किया जा सकता है। अब आर्टिकल हम लोग देख लेते हैं। देखिए डोनाल्ड ट्रंप जी ने जो अपना डिसीजन लिया है उसके बारे में अब जिक्र करते हैं यहाँ पे। देखिए आज की डेट में पूरी ह्यूमैनिटी, मतलब पूरी ह्यूमैनिटी को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। डोनाल्ड ट्रंप जी के इस तरीके के स्टेप्स अगर लेंगे तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। उनका क्या मानना है, अमेरिका के बारे में सोच रहे हैं बस वो, उनको और वर्ल्ड से कोई मतलब नहीं है। जो कि नॉर्मली क्या होता था, यूएसए को वर्ल्ड ग्लोबल लीडर बोला जाता था, पर लेकिन वो उस रेस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हट रहे हैं, वो अपने अपने पे फोकस करके चल रहे हैं। वो आगे क्या बोल रहे हैं, देखिए इनका मानना भी तो क्या है, मतलब इतने पढ़े लिखे, इतने मतलब अच्छे खासे लेवल के इंसान का ये बोलते हैं, वो साइंटिफिक एविडेंस सारे इग्नोर कर रहे हैं। किस तरीके से टेम्परेचर बढ़ रहा है, किस तरीके से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, किस तरीके से ये एग्रीकल्चर पे इंपैक्ट डाल रहा है। वो ये बोल रहे हैं कि जो क्लाइमेट चेंज होता है ना, वो एक नेचुरल फिनोमिना है, ठीक है, और ये टाइम टू टाइम होता रहता है, और जो अपना इन्वायरमेंट है उसको अपने आप ही सेटल डाउन कर लेता है, आदमियों को इंटरफेयर करने की उसमें कोई जरूरत नहीं है। इस तरीके के तर्क अपने दे रहे हैं। तो सारे जो साइंटिफिक एविडेंस उनके सामने है उनको इग्नोर कर रहे हैं, और बोल रहे हैं कि मुझे अपनी कंट्री पे फोकस करना है, और ये हमारी कंट्री के लिए अनफेयर है, और अमेरिका में जॉब हर्ट हो रही है इसकी वजह से। अमेरिका में जॉब हर्ट हो रही है, ये ओबामा, इनका ट्रंप जी का बोलना है। पर लेकिन अगर जो दूसरी कंपनी है अच्छी, जो कि एक बहुत ही अच्छे लेवल की कंपनी है, एप्पल ले लीजिए या फिर टेस्ला ले लीजिए, तो ये कंपनी जितनी भी है, इन्होंने ये, इनका क्या आज की डेट में इनोवेशन चल रहा है, ये जो नॉर्मल फ्यूल है, जो फॉसिल फ्यूल है, उसको साइड में रखते हुए ये खासकर ग्रीन इनोवेशन पे फोकस कर रहे हैं। अपना गाड़ी बना रहे हैं, उनको भी किसी तरीके से सोलर पैनल के द्वारा चलाया जा सके। कोई भी अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको इस तरीके से कि इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली गाड़ी बनाई जाए, तो इनका इस पे फोकस चल रहा है। तो ये बोल रहे हैं, अगर मतलब ये खासकर जो वहां की, देखिए ट्रंप ने अपना डिसीजन ले लिया वो एक अलग है, पर लेकिन जो वहां की इंटरनल जो स्टेट्स है, जो इंटरनल वहां की एजेंसीज है जो वर्क कर रही हैं, वो भी इसके इन डिसीजन को अपोज कर रही हैं। वो समझ रहे हैं कि क्या इसका इंपैक्ट पड़ सकता है, पर ट्रंप जो है वो अपने बारे में सोच रहे हैं। अपने बारे में क्यों सोच रहे हैं, देखिए जो अभी वो इलेक्शन जीत के आए ना, तो वो इलेक्शन जीत के आए हैं, उनका एक सीधा सा फंडा है। उन्होंने क्या किया, बहुत ही क्रिटिकल सारे कमेंट दिए कि देखिए यूएसए की जॉब हर्ट हो रही है, यूएसए सबको पे कर रहा है पर यूएसए को फायदा नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से बातें उन्होंने बोली, मैं पेरिस पीस क्लाइमेट एग्रीमेंट से बाहर निकल जाऊंगा। तो ये सारी बातें उनकी निकल के आई सामने। तो अब क्या है, मान लीजिए वो आज पेरिस जो एग्रीमेंट है क्लाइमेट से रिलेटेड, उससे बाहर निकलना स्टार्ट हो गया आज की डेट में। तो एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ है, कोई भी कंट्री अगर बाहर निकल जाए तो वो एकदम बाहर नहीं निकल सकती है, आराम आराम से बाहर निकलेगी, मतलब 3 से 4 साल बाहर निकलते निकलते उसको हो जाएगा। और अगर आप लोग जानते हैं कि यूएस में जो इलेक्शन होते हैं वो अभी इलेक्शन हो रहे हैं, ठीक है ना, फिर 4 साल फिर इलेक्शन हो गए, ठीक है, तो 4 साल बाद फिर इलेक्शन हो गए, तो फिर से ट्रंप के सामने ये इशू रहेगा उनके सामने, ठीक है, लोगों को अपीज करने का कि देखो मैं इससे बाहर निकल गया हूं और आप लोगों को जॉब प्रोवाइड कराई जाएगी। तो ये नेक्स्ट इलेक्शन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो ये भी बातें सामने निकल के आ रही है, ठीक है, कि नेक्स्ट इलेक्शन में इनके सामने एक एजेंडा रहेगा बहुत अच्छा, लोगों को बोलने के लिए, अपनी कंट्री को अपीज करने के लिए, ठीक है। तो ये बात भी यहाँ पे बोली जा रही है। तो देखिए इसके अलावा ये तो जो सोच के चल रहे हैं, अपना सोच के चल रहे हैं, पर लेकिन अगर इस तरीके से ये बाहर निकलेंगे, इतने अच्छे लेवल की जो कंट्री है वो बाहर निकलेगी, तो एग्रीमेंट कहीं ना कहीं तो वीक होएगा, क्लाइमेट एग्रीमेंट वीक होगा, और जो रिड्यूस करने की बात चल रही है एमिशन को, वो भी कहीं ना कहीं हर्ट करेगी, खासकर पुअर्टी और ज्यादा बढ़ेगी, ठीक है। वैसे अगर देखा जाए हर साल पिछले साल के कंपेयर में टेम्परेचर थोड़ा बहुत इंक्रीज हो जाता है। और इसके अलावा जो आइस शीट की मैंने बात की थी, अंटार्कटिका की बात की थी हमने, और ग्रीनलैंड की बात की थी, अगर वो पिघल जा रहे हैं जिस तरीके से मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिखाया है, ये हो गया, अगर ये पिघल जा रहे हैं तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। चलिए यहाँ से एक क्वेश्चन याद आ गया मेरे। देखिए मैंने आप लोगों से, रिवीजन का ही क्वेश्चन होगा आप लोगों के लिए, मैंने आप लोगों से पूछा था फ्रेश वाटर के बारे में। तो फ्रेश वाटर के बारे में मैंने आप लोगों से पूछा था, तो फ्रेश वाटर का डिक्रीजिंग वाटर बताइए कि सबसे ज्यादा कहाँ पे है, मतलब सबसे ज्यादा ग्लेशियर में है, या फिर अंडरग्राउंड वाटर है, या फिर एटमॉस्फेयर में है, या फिर लेक्स में है। तो आप लोगों को ये डिक्रीजिंग वाटर में बताना है, ठीक है। तो इसका मैंने आप लोगों को पहले भी 2-3 बार बता चुका हूँ, इसके बारे में कंफ्यूजन हो जाता है कई बार, तो माइंड में क्लियरिटी आ जाएगी। तो इसका आंसर दीजिएगा आप लोग, ओके। तो जो हिस्टोरिकल पोल्यूटर है यूएसए, वो इससे बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो यूएसए इससे बाहर निकल रहा है, तो जबकि उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी मिटिगेट करने की, मतलब सॉल्यूशन निकालने की, किस तरीके से जो डैमेज हुआ है उसको सही किया जाए, तो सॉल्यूशन निकालने से तो गए और इससे बाहर निकल के आ रहे हैं, ठीक है। तो इसके बारे में देखिए, अगर ओबामा जी का अगर इसमें व्यू देखा जाए, वो कंप्लीटली डिफरेंट था, मतलब ओबामा जी का और ट्रंप का बिल्कुल 180 डिग्री पे शिफ्ट है। ओबामा जी ने जितना फोकस किया था कि इसको प्रमोट किया था, ट्रंप ने उतना इसको अपोज कर दिया, ओके। तो ट्रंप इस तरीके की पॉलिसी अगर लेके चलेंगे
तो कहीं ना कहीं देखिए बहुत सारी इसके इंपैक्ट होने वाले हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये डायरेक्ट ब्लेम कर रहे हैं इंडिया और चाइना को, तो इसका ब्लेम करना बनता नहीं है। खासकर इंडिया के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे यहाँ पे, तो इनका कुछ ब्लेम करना बनता नहीं है, अनफेयर है बिल्कुल। क्यों? क्योंकि अगर इंडिया की पॉपुलेशन देखी जाए उसके बेस पे, एक बार यहाँ पे देखिए ये ज्यादा समझ में आएगी। यहाँ पे देखिए आज की डेट में, अगर आज की डेट में ग्रीन हाउस एमिशन की बात करें तो सबसे ज्यादा कौन कर रहा है? यहाँ पे देखिए ये कर रहा है चाइना, दूसरे नंबर पे यूएसए, तीसरे नंबर पे ये आ गया, ठीक है। ये थोड़ा पुराना है, यहाँ पे इंडिया आ गया यहाँ पे आज की डेट में, ठीक है, इसको रिप्लेस करके। तो इसके बारे में ये मैं दिखाना ये चाहता हूँ यहाँ पे ओनली कि देखिए अगर इसको आप इस तरीके से लेके चले कि सबसे ज्यादा एमिट कौन कर रहा है, तो आप लोगों की समझ में ये आएगा कि इंडिया भी अच्छे खासे लेवल पे एमिट कर रहा है। पर लेकिन अगर पर कैपिटा एमिशन के हिसाब से लेके चले कि हर एक आदमी के ऊपर कितना एमिशन आ रहा है, तो वो देखिए कितना कम है, इंडिया सबसे कम है, क्योंकि इंडिया की ह्यूज पॉपुलेशन है। इतनी ज्यादा पॉपुलेशन होते हुए भी हम इतना कम एमिशन कर रहे हैं। हमको तो इसका भी 10-12 गुना ज्यादा करना चाहिए था यूएसए का, अगर देखा जाए तो। जिस तरीके से यूएसए हम पे इल्जाम लगा रहा है, जितनी हमारी पॉपुलेशन है, अगर उस हिसाब से हम काम करें तो हम तो उस हिसाब से अगर देखें, यहाँ पे 1 मिनट देखिए, यूएसए की पॉपुलेशन लगभग इतनी पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन के बराबर। अगर हमारे और स्टेट जितने अपना पॉपुलेशन उसी हिसाब से जितनी पॉपुलेशन है, अगर काम करना स्टार्ट कर दे, तो यहाँ देखिए 29 यूएसए, मतलब स्टेट 29 है, 29 भी ना लगाओ, कम से कम 15 जितने यूएसए तो हमारे अंडर आ ही जाने चाहिए मिशन के बेस पे। तो फिर भी हम जो इतनी रेस्पॉन्सिबल पोजीशन पे खड़े हुए हैं और फिर भी ये ब्लेम कर रहे हैं, तो वही है, बिन पैंती के लोटे हैं, जो मुंह में आता है वो बक देते हैं। इनकी समझ में कुछ आ नहीं रहा है, बस इनको अपने इलेक्शन में फोकस है और अपनी कंट्री में फोकस है, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। और देखिए अगर दुनियादारी से इस तरीके से मतलब नहीं रखेंगे ना, जो ग्लोबल लीडर वाला इनका कॉन्सेप्ट है वो साइड में हो जाएगा कहीं ना कहीं, और ग्लोबल लीडर वाला कॉन्सेप्ट इनका साइड में हुआ और उसी तरीके से चाइना उसको रिप्लेस करने आ जाएगा। चाइना और इंडिया आज की डेट में ऐसी कंट्री है जो कि हर एक ग्लोबल इशू पे आगे बढ़ चढ़ के आ रहे हैं, और जो यूएसए है वो अपनी टांग पीछे खींच रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या समझ में आता है, अगर इस तरीके से आप लोग याद रखें, पर कैपिटा के हिसाब से सबसे ऊपर कौन है? पर कैपिटा के हिसाब से सबसे ऊपर ऑस्ट्रेलिया हो गया, दूसरे नंबर पे यूएसए और फिर कनाडा। तो यहाँ पे इसको आप लोग समझ सकते हैं। और जिस तरीके से इंडिया को फिर भी ब्लेम कर रहे हैं, इंडिया का टारगेट देखिए, इंडिया ने 35% बोला है 2030 तक, बेस्ड ऑन 2005 के लेवल पर हम लेके आएंगे, मतलब 35% तक। देखिए हम कितना बड़ा टारगेट लेके चल रहे हैं, फिर भी ये लेके चल रहे हैं। इसके बाद हम रिन्यूएबल एनर्जी के लिए हमने टारगेट बना रखा है 175 गीगावाट का, ठीक है, ये भी हमारा टारगेट है कि इसको अचीव करना है। तो हम लोग देखिए ऐसे ऐसे टारगेट बना के चल रहे हैं, पर फिर भी यूएस हम जैसी कंट्री को ब्लेम कर रहा है। उनका सीधा सा फंडा ये है कि उनको 3 बिलियन रुपीज लगभग ग्रीन क्लाइमेट फंड के तहत देना पड़ता है। वो क्या चाह रहे हैं, बस किसी न किसी तरीके से इसको बचाया जाए, और ये पैसा जो यहाँ से बचेगा उसको अपने वहां पे जॉब क्रिएट करने में इन्वेस्ट किया जाए। तो इनका सीधा सा फंडा ये है। पर लेकिन देखिए फाइनेंस प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, अगर टेक्नोलॉजी प्रोवाइड नहीं कराएंगे, तो जो पुअर कंट्री है वो किस तरीके से इस तरीके की सिचुएशंस को हैंडल कर पाएंगे। फूड प्रोडक्शन वाली बात लीजिए, क्लाइमेट चेंज वाली बात लीजिए, कोई भी ले लीजिए, मानते हैं कि यूएस अगर एग्जिट कर जाता है और सारी कंट्री साथ में मिलकर वर्क करती है, तो चीजों को टैकल कर लिया जा सकता है। पर लेकिन प्रैक्टिकल वे में अगर सोच के चला जाए, तो यूएसए का विड्रॉ करने से बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। हालांकि जिस तरीके की रिएक्शन यूएसए के निकलने से आई है, तो डोमिनो इफेक्ट तो देखने को नहीं मिल रहा है। डोमिनो इफेक्ट मतलब अगर कोई एक प्लेट यहाँ पे गिरा दी जाए, तो सारी प्लेट इस तरीके से गिरनी हो जाती है स्टार्ट, तो सब प्लेट गिर जाती है। मतलब यूएसए निकला है जिस तरीके से, इसके पीछे पीछे पता चला कल को चाइना भी निकलना स्टार्ट हो गया, इंडिया भी निकलना स्टार्ट हो गया। तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो स्टेटमेंट निकल के आई है वो ये निकल के आई है, जैसे ही सबने क्रिटिसाइज किया है मिलकर यूएसए को, कि यूएसए को इस तरीके के स्टेप्स नहीं लेना चाहिए, ठीक है। और ये पहली बार नहीं हो रहा है, जब क्योटो प्रोटोकॉल आया था तब भी यूएसए तब भी बाहर निकल गया था, तब भी इसने बोला था कि हम इसको फॉलो करके नहीं चलेंगे। और जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है, ये क्योटो प्रोटोकॉल का ही आगे का वर्जन है। पहले क्योटो प्रोटोकॉल आया था, फिर पेरिस पीस क्लाइमेट आया, उसी का वर्जन है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए। तो पहले उससे बाहर निकल गए और अब इससे बाहर निकल गए। तो ये इररेस्पॉन्सिबल बिहेवियर पहले से ही अपना रहे हैं इन चीज को लेके। और जैसे कि टेम्परेचर की मैंने आप लोगों को बात बोली, 2 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमको इसको कंट्रोल करना है। और जिसपे मैंने आप लोगों को ये भी समझा चुका हूँ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में भी, कि कॉमन है कि टेम्परेचर कंट्रोल करना है, पर डिफरेंशिएटेड हर एक कंट्री को अलग अलग रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है इसके तहत। ओके, अब इंडिया क्या कर सकता है? मान लीजिए यूएसए तो बाहर निकल गया, अब हमको फोकस देना है इंडिया पे क्या कर सकता है। तो जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर अभी एंजेला मार्केल जी से मिले, जो कि जर्मनी की चांसलर है। चांसलर बिल्कुल ऐसे ही होते हैं जिस तरीके से हमारे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है, तो बिल्कुल उसी तरीके से वहां पे चांसलर का रोल रहता है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया है, अभी उन्होंने बोला है कि हम क्लाइमेट एक्शन जो एग्रीमेंट है, ये सारी चीजें उनको सपोर्ट करेंगे, और हमारा पूरा फोकस जो रहेगा वो रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर रहेगा। किसी न किसी तरीके से जो रिन्यूएबल एनर्जी है उससे फोकस करना है। और इसी तरीके से हमारा विंड का टारगेट देख लीजिए, सोलर का टारगेट देख लीजिए, हम उसको बढ़ाते जा रहे हैं। हालांकि हम अचीव नहीं कर रहे हैं, पर फिर भी हम बड़ा टारगेट रख रहे हैं। तो आगे क्या कर सकता है इंडिया? प्ले कर सकता है लीडरशिप का रोल।
मोबिलाइज कर सकता है, जो क्लाइमेट वनरेबल कंट्री है उनको साथ में मिलके और उनको साथ में लेके चल सकता है, जिस तरीके से हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी डेवलपिंग कंट्री है उनकी लीडरशिप फॉलो करते हैं, जितनी एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, हम उनका पॉइंट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में सबके सामने रखते हैं। तो यहाँ पे भी हम एक लीडरशिप का रोल प्ले कर सकते हैं। इसके अलावा क्या है, देखिए कॉमन कोज है सारी कंट्रियों का, तो चाइना और यूरोपियन यूनियन सारे मिलके एक साथ में आ सकते हैं और किस तरीके से एग्रीमेंट को इंप्लीमेंट किया जाए, तो सारे एक प्रॉपर वे में हैंडल कर सकते हैं उसको। और जो टारगेट है रिलेटेड टू ग्रीन एनर्जी या फिर रिन्यूएबल एनर्जी, उस पर और ज्यादा फोकस कर सकते हैं और अदर आसपास के पड़ोसियों को भी मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जिस तरीके से ये यहाँ पे नहीं दे रखा है, एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, इसके अलावा जिस तरीके से मतलब हमने सोलर अलायंस फ्रांस में 2015 में सोलर अलायंस लेके आए हम, उसका हेडक्वार्टर गुड़गांव में बनाया हम लोगों ने, तो उस तरीके की एक्टिविटी हम लोग कर रहे हैं, तो हम एक तरीके से ग्लोबल लीडरशिप का रोल हम उस तरीके से प्ले कर सकते हैं। सोलर अलायंस की रेंज कितनी है मैक्सिमम, ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो जितनी भी कंट्रीज के बीच में आ रही है खासकर उनको बोला गया है फोकस करने के लिए। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को याद रखनी है, छोटी छोटी मगर मोटी बातें थी काफी इससे रिलेटेड, जिससे कि हमारा पूरा आर्टिकल अब यहाँ पे फिनिश हो गया है। अब देखिए इसकी बात चल रही है, ये गोंडाज एक्ट की बात चल रही है, ठीक है ना, तो इस एक्ट के बारे में थोड़ा सा आप समझ लीजिए, हालांकि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि है क्या ये। देखिए अगर कोई भी एक्टिविटी होती है, मान लीजिए कोई डेंजर एक्टिविटी होती है, सोसाइटी को कोई नुकसान पहुंचाने वाली, ये ड्रग से रिलेटेड, स्मोकिंग, ओपीएम, ये जिस तरीके की पंजाब में आप लोगों ने देखा होगा उड़ता पंजाब मूवी, तो उस तरीके की एक्टिविटी कोई हो रही है, गैम्बलिंग अगर चल रही है कहीं पे, या कोई ट्रैफिकिंग हो रही है जैसे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, तो बहुत सारी एक्टिविटीज होती है। ठीक है, तो वो बड़ी बड़ी होती है और कुछ छोटी छोटी भी होती है, तो इन एक्टिविटी को हैंडल करने के लिए ये एक एक्ट बनाया जाता है सब स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है ना, तो ये वर्ड जो गोंडा, ये वर्ड है जो यहाँ पे गोंडा, ये कम तमिल के अगर देखा जाए तो तमिल के गोंडन इससे निकल के आया, अगर तेलुगु में देखा जाए तो गोंडा, और अगर हिंदुस्तानी वर्ड के हिसाब से देखा जाए तो गुंडा बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये गुंडा राज जिसको बोलते हैं आप लोग, तो ये उसी का मतलब है। तो सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने इस वर्ड को यूज करने पे अपनी हेजिटेशन बोला है कि मतलब जो ये वर्ड यूज किया जा रहा है ये गलत है, इस तरीके का वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, ये एक सोसाइटी के लिए अच्छा वर्ड नहीं है। ठीक है, एक तो ये बात बोली है। दूसरा जो जो एक्ट है इनका, गुंडा एक्ट है, गुंडा एक्ट में इसको बोलूंगा अब आगे, जो गुंडा एक्ट इन्होंने बना रखा है, तो ये देखिए एक तरीके से मनमाने ढंग से इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, किसी को भी बहुत आराम से इसको अरेस्ट कर लेते हैं, मतलब बिना किसी, अगर उस तरह की सिचुएशन भी नहीं है तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर दे रखी है एग्जीक्यूटिव के हाथ में, पुलिस के हाथ में, खासकर किसी को भी अरेस्ट कर लिया और अरेस्ट करके जेल में डाल दिया और लगभग 1 साल तक बिना किसी बेल के उसको जेल में डाले रखा, तो इतनी बुरी बुरी भी कंडीशन इसके द्वारा की जाती है इस एक्ट के तहत। तो बहुत सारे इश्यूज देखने को मिले और सब स्टेट अपना अलग अलग बना रखे हैं, तो कई सारे इश्यूज देखने को मिले यहाँ पे। अभी एम क्या है वही बताया मैंने, डेंजर एक्टिविटी, पर लेकिन क्या देखने को मिलता है, नॉर्मल डेंजर एक्टिविटी तो साइड में रख दी जाए, नॉर्मल छोटी छोटी एक्टिविटी जिनका कोई मतलब नहीं होता है। अभी सस्पिशियस चिली मतलब बेचता हुआ पाया गया एक बंदा, ठीक है ना, मिर्च बेचता हुआ पाया गया तेलंगाना में, तो उसको डिटेन कर लिया इस एक्ट के तहत। अभी तमिलनाडु में देखने को मिला इसी तरीके का, तमिलनाडु में जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे वो क्या कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे गवर्नमेंट के तहत, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, वो एक्ट इसके ऊपर लगा दिया। ठीक है ना, मतलब बिना किसी बात के भी इस एक्ट का यूज किया जाता है और पुलिस को पावर दे दी जाती है। तो इस तरीके से तो यार पॉलिटिकल एक्टिविटी जो है वो भी मतलब एक डेमोक्रेसी भी हट हो रही है अगर देखा जाए डायरेक्ट वे में। तो अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है कोई इसी तरीके से और इस तरीके का एक्ट लगा के उसको गिरफ्तार कर लिया जा रहा है, तो ये एक इफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन की बात थोड़ी ना है, डेमोक्रेसी थोड़ी ना रह गई है, ये तो डिक्टेटरशिप आ गई। हर एक स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में डिक्टेटरशिप आ गई कि वो जिस तरीके से चाहे अपने आप से चीजों को हैंडल करके चले। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि इस तरीके के अगर क्राइम है उसको प्रिवेंट करने के लिए आप लोगों को एक प्रॉपर वे का सिस्टम होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से ट्रायल करनी है, किस तरीके से करनी है, ट्रायल किस तरीके से करनी है, ठीक है, उन पे फोकस देकर चलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ड्रैकोनियन कोई लॉ बना दिया जाए जो कि लोगों को परेशान करने के लिए, तो ये इस तरीके के लॉ को साइड में रखो, यही सजेशन सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल लिखने वाले के द्वारा दिया गया है। तो अपना प्रॉपर वे में चीजों को हैंडल करके चलो, ना कि बदतमीजी करो। ओके, न्यूज एनालिसिस देख लेते हैं। पेज फर्स्ट की न्यूज हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, इसमें आप लोग कुछ इन्फॉर्मेशन है ये याद रखिएगा प्लीज, ये पूछी जा सकती है कभी भी, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये। आगे देखिए पेज 10 पर न्यूज है, पेज 10 पर न्यूज है ये ईवीएम से रिलेटेड, ठीक है ना। तो ईवीएम के लिए जो चैलेंज रखा गया था, मतलब एक तरीके से उसको हैक करने के लिए, तो उत्तराखंड हाईकोर्ट से बोला गया था कि उसको मतलब कंट्रोल किया जाए, उसको बोला जाए कि इसको कंटिन्यू न रखा जाए, पर उसने रिफ्यूज कर दिया गया। देखिए हुआ क्या था, कई सारे इलेक्शन में पंजाब में, उत्तराखंड में और यूपी में, अभी इलेक्शन हुए थे गोवा में, तो हुआ क्या था उसके तहत ये आरोप लगाया गया था कि जो ये
ईवीएम है इनको हैक किया जा सकता है। खासकर सबसे पहले मायावती जी ने स्टार्ट किया, फिर यूपी गवर्नमेंट भी पूरी आ गई, अखिलेश यादव भी आ गए, फिर अरविंद केजरीवाल जी भी आ गए। और अरविंद केजरीवाल ने तो यहाँ तक कर डाला, उन्होंने तो एक स्पेशल असेंबली का सेशन बुलाया, ठीक है, और उसमें एक मशीन का प्रोटोटाइप लेके आया और उसको हैक करके दिखाया। तो यहाँ तक उन्होंने काम कर डाला। तो उसी को देखते हुए इलेक्शन कमिश्नर ने, देखिए सबसे बड़ी बात होती है ट्रस्ट बनाए रखना जनता का। अगर जनता का ट्रस्ट नहीं रहेगा कि वो वोट किसी को दे रहे हैं और जा किसी और को रही है, तो कहीं ना कहीं वो बहुत ही ज्यादा गलत हो जाएगा, कोई भी वोट डालने नहीं आएगा, ठीक है। तो वो डेमोक्रेसी को भी हर्ट करेगा हमारी। तो इलेक्शन कमिश्नर ने वो ट्रस्ट बनाए रखने के लिए एक हैकाथॉन नाम, मतलब हैकाथॉन के नाम से एक इस तरीके की बैठक टाइप की बुलाई गई कि उसमें क्या किया गया, सबको इकट्ठा होना है और इकट्ठा करके सबको एक मतलब ये ईवीएम मशीन दी जाएगी। 14 ईवीएम मशीन इकट्ठी की गई है, खासकर वहां से जहां पे अभी इलेक्शन हुआ है, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से। तो ये दिया जाएगा सबको और 4 घंटे दिए जाएंगे कि इसको हैक करके दिखाओ, ठीक है। तो ये हैक करके दिखाना है। तो इसके तहत बोला गया, अब देखिए कौन कौन निकल के सामने आता है। हालांकि जो जो पहले अपोज कर रहे थे वो पहले ही पल्ला झाड़ चुके हैं, उन्होंने आने से मना कर दिया है पहले ही। ये भी देखिए पेज 4 पर न्यूज है, ये वाला देखिए डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड है। डिजास्टर मैनेजमेंट आप लोगों अगर ढंग से अपने स्टेट उड़ीसा को हम लोग देखें तो हमारा जो उड़ीसा स्टेट है, यहाँ पे बहुत सारे साइक्लोन आते रहते हैं, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से ये एक ऐसी कैपेबिलिटी डेवलप हो गई है, बिल्कुल उसी तरीके से समझ सकते हैं जिस तरीके से जापान में इतने सारे अर्थक्वेक आते हैं, वहां पे सुनामी भी आ चुकी है और भी इतने सारे डिजास्टर आते हैं वहां पे। तो वहां के जो आदमी है उनमें एक इस तरीके की टेंडेंसी हो गई है कि कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसको हैंडल करके चल सकते हैं वो आराम से, ठीक है। इस तरीके की उनकी आज की डेट में मतलब वो बोल सकते हैं आप लोग। देखिए अगर कोई भी प्रॉब्लम है, अगर मान लीजिए किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है, डे बाय डे में वो प्रॉब्लम आती जा रही है, तो हर एक आदमी उसको सोल्व करने का तरीका ढूंढ लेता है, ठीक है ना। तो उसको किस तरीके से सेटल डाउन करना है, अगर फ्यूचर में फिर से आ रही है तो हर एक आदमी उसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन ढूंढ लेता है। तो इसी तरीके का सोल्यूशन उड़ीसा ने भी काफी कुछ ढूंढ लिया है और उड़ीसा ने इसके ऊपर काफी वर्क किया है। तो आप लोगों को याद रखना है, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि उड़ीसा को क्या करने जा रहा है। अब आसपास के जो आइलैंड है, लगभग 14 आइलैंड की यहाँ पे बात की गई है। पैसिफिक आइलैंड, पैसिफिक ओशन में जितने 14 आइलैंड है उनको एक तरीके से लेसन देगा, उनको सिखाया जाएगा किस तरीके से डिजास्टर मैनेजमेंट से आपको लड़ना है। क्यों? क्योंकि देखिए 1999 में यहाँ पे साइक्लोन आया था जिसकी वजह से 10,000 आदमी मर गए थे। पर लेकिन अब 2013 में जो फाइलिन आया यहाँ पे साइक्लोन, उसमें ओनली 21 आदमी की जान गई। हालांकि 21 आदमी भी देखिए कम नहीं है, जान तो गई ना, पर फिर भी 10,000 के कंपेयर में देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा सोल्यूशन निकाल चुके हैं। तो इसी तरीके से नेशनल जो गवर्नमेंट है उसने बोला उड़ीसा गवर्नमेंट को कि आप एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए और जिससे कि जो ये आसपास वाले आइलैंड वाले एरिया है उनको एक तरीके से क्या करें, उनको मतलब बताया जाए कि किस तरीके से आप प्रिपेयर करते हैं चीजों को, और जैसे कि वो भी प्रॉब्लम फेस करते हैं। जिस तरीके से अभी एक साइक्लोन आया था, हम कल परसों जिक्र कर रहे थे, क्या नाम था उसका, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। सबसे ज्यादा हिट किस वाले एरिया को कर रहा था, वो भी मैंने आप लोगों को बताया था किस तरीके से वो चला था। खासकर यहाँ से वो चलता हुआ कहाँ पे पहुंच रहा था, बांग्लादेश और ये हमारे नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया को ज्यादा हिट किया था उसने। तो नाम बताइएगा उसका साइक्लोन का। तो देखिए ये भी बात हम लोगों ने जिक्र की थी। तो उड़ीसा जो है अच्छे लेवल पे चीजों को टैकल करना सीख चुका है, ठीक है। इसके अलावा देखिए एक बात और बताना चाहूंगा, ये वर्ड आप लोग कहीं पे भी लिख सकते हैं, कम्युनिटी। जब तक लोकल कम्युनिटी और क्लस्टर अप्रोच तब तक इंप्लीमेंट नहीं होते, तब तक कोई भी प्रोग्राम सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। मतलब लोकल कम्युनिटी, अगर हर एक लोकल लेवल का आदमी आप लोगों के साथ में आना स्टार्ट हो जाएगा, उस तरीके अप्रोच आप लेके चल रहे हैं, तो कोई भी प्रोग्राम आपका सक्सेसफुल होना ही होना है। तो इसलिए फोकस किया जाता है कि लोकल कम्युनिटी को साथ में लेके चला जाए, ठीक है। तो इस पे फोकस किया जाता है और खासकर उड़ीसा ने भी इसी पर फोकस किया है, लोकल कम्युनिटी को साथ में लेके चले इस इशू को टैकल करने के लिए। ओके, तो अगर पूछा जाए कौन सा स्टेट है वो, तो उड़ीसा काम करने जा रहा है। पेज 11 पे ये न्यूज है, 31% ऑफ द वर्ल्ड पुअर किड्स इंडिया में पाए जाते हैं, ठीक है। और 27 मिलियन चिल्ड्रन नियरली, ये मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी की बात की गई है। ये सर्वे निकाला गया ऑक्सफोर्ड के द्वारा, ठीक है। अब मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी क्या होती है, देखिए कई डायमेंशन में पुअर्टी, मान लीजिए हेल्थ से रिलेटेड पुअर्टी है, ठीक है ना, हेल्थ से रिलेटेड पुअर्टी है, एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है, इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल पा रहा है, कुकिंग फूड नहीं मिल पा रहा है, ड्रिंकिंग वाटर प्रॉपर वे में नहीं मिल पा रहा है, सैनिटेशन की प्रॉब्लम अच्छी नहीं है। तो जो भी इतनी सारी फैसिलिटीज होती हैं, ये सारी अगर ढंग से नहीं मिल पा रही है तो इसको मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी बोल देते हैं, अगर इनमें से कोई भी 3 प्रॉपर वे में फॉलो नहीं हो रही है, ठीक है। अगर इंडिया में देखा जाए, इंडिया को अगर फोकस करके देखा जाए तो यहाँ पे देखिए जिन नीचे इंडिया में सबसे ज्यादा है, यहाँ पे जो ये है लगभग यहाँ पे 2.25 लाख के करीब जो बच्चे हैं यहाँ पे, ये इंडिया की बात की गई है। दूसरे नंबर पे नाइजीरिया है, इथोपिया है, पाकिस्तान चौथे नंबर पे यहाँ पे दिखाया गया है।
ठीक है। और चाइना देखिए कितना दूर है, चाइना और इंडोनेशिया, मतलब हमारी जो पॉपुलेशन है इतनी ह्यूज पॉपुलेशन है, तो हम उसको टैकल नहीं कर पा रहे हैं ढंग से। किस तरीके से फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाए, खासकर बच्चे जो कि आने वाले टाइम में फ्यूचर बनेंगे कंट्री का, वही आजकल सेफ नहीं है। हम लोगों ने कुछ दिनों पहले देखा था ट्राइबल एरिया में उड़ीसा में ही बहुत सारे बच्चे एक्सपायर हो गए थे, वो खासकर भूखमरी की वजह से। देखिए अगर भूख की वजह से आज की डेट में अगर कोई आदमी मरता है तो ये सोचने वाली बात हो जाती है, खासकर जबकि हमारी जो कंट्री है ग्रीन रिवॉल्यूशन हमारे यहाँ पे आ चुका है, और लगभग हम लोगों ने लास्ट आर्टिकल में डिस्कस किया था कि 40% जो हमारी प्रोडक्शन है वो हमारा वेस्ट हो जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर इशू की वजह से। मतलब हमारे यहाँ पे रखने की फैसिलिटी अच्छी नहीं है। जो हमारा एफसीआई है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, वो भी ढंग से वर्क नहीं करता है, चीजों को किस तरीके से सेफ तरीके से रखा जाए। तो अगर गेहूं वगैरह और चावल वगैरह वहां पे रखे जाते हैं तो वो बारिश की वजह से बेकार हो जाते हैं। वो सारी चीजें हम लोगों ने देखी है। तो किस तरीके से उस तरीके की एक्टिविटी को हैंडल करके चला जाए, क्योंकि 40% अगर हम सही करके चल रहे हैं तो जो ये हमारे यहाँ पे इतनी ज्यादा भूखमरी वाली कंडीशन बनी हुई है उसको हम आराम से टैकल कर सकते हैं। ओके, तो मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी क्या है आप लोगों को याद रखना है, जो मैंने आप लोगों को बताई है, इतनी सारी में से कोई भी 3 अगर हो जा रही है तो मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी इंडेक्स बोल सकते हैं उसको, तो उसको बोला जा सकता है। तो ऑक्सफोर्ड के द्वारा सॉरी यार, तो यहाँ पे डेटा भी देखिए दे रखा है, ये इतने लगभग यहाँ पे दे रखा है ये, ठीक है ना। 5400 मिलियन पीपल जो है इतने हैं यहाँ पे जो कि इस कंडीशन से गूंज रहे हैं। और देखिए पुअर जो है लगभग मतलब 1400 लगभग ये पीपल पुअर बोला गया है। इसके अलावा फिर चिल्ड्रन को निकाला गया है, लगभग 689 मिलियन चिल्ड्रन बोला गया है, और उसमें से 217 जो मिलियन चिल्ड्रन है वो इंडिया में है। तो ग्रेव तो कंडीशन नहीं है, सोचने वाली कंडीशन है, किस तरीके से इसको हैंडल करना है तो वो उसके ऊपर फोकस देकर चलना ही पड़ेगा। इसके अलावा देखिए पेज 13 पर न्यूज है, ये वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग थे अब तक हम इकोनॉमी में, अब घट के कहां पे आ गए हैं, 6.1 पे आ गए हैं, जो कि चाइना से पीछे आ गए हैं हम लोग। ठीक है, तो जो नीति आयोग के जो वाइस चेयरमैन है अरविंद पनगरिया जी, उन्होंने बोला है कि आने वाले टाइम में 2018 में हम 7.5% से बढ़ेंगे और लगभग 2019 में हम 8% से बढ़ेंगे। जो भी इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है वो आराम से सेटल डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थी। अब इसके अलावा हम एयर इंडिया की बात कर रहे हैं। एयर इंडिया हमारी बहुत ज्यादा घाटे में चल रही है। हमने अरुण जेटली जी के बारे में पढ़ा था, और भी कई सारे डिग्नेटरी है जिन्होंने अपनी बातें सामने रखी थी कि किस तरीके से इसको टैकल किया जाए एयर इंडिया से जो कि प्रॉब्लम हो रही है, जो कि प्रॉफिट में नहीं है, हमेशा लॉस में ही चल रही है। तो देखिए अरुण जेटली जी ने बोला इसका डिसइन्वेस्टमेंट कर दो। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब इसमें जो हिस्सेदारी है वो बेच दो। ठीक है, मतलब प्राइवेट कंपनी के हाथ में हिस्सेदारी पहुंचा दो। तो देखिए वो बात निकल के आई। उसके अलावा फिर और भी कई सारी बातें निकल के आ रही है। अब देखना है कि किस तरीके से इसको निकालना है, उससे डिसइन्वेस्टमेंट करना है या जो भी करना है। पर सबसे बड़ी बात है कि किसी ना किसी तरीके से प्रॉफिट में लेके आना है, क्योंकि कोई भी बात ऐसी हो, जिस तरीके से हमने देखा था इंसॉल्वेंसी वाला एक्ट देखा था, मतलब हमारे यहाँ घुस तो जाते हैं ट्रेड करने में, पर लेकिन अगर वो नुकसान पहुंचा रहा है तो उससे बाहर कैसे निकलना है वो नहीं बता पाते हैं। ठीक है ना, चक्रव्यूह वाली बात है, चक्रव्यूह में घुस जाए पर निकलने का बात समझ में नहीं आए, लॉस लेते रहते हैं, लॉस चल रहा है पर फिर भी ये समझ में नहीं आ रहा है उसको टैकल कैसे करना है। ठीक है, तो इसीलिए इसको देखा जाएगा। हमारे जो सिविल एविएशन मिनिस्टर है गजपति राजू जी, उन्होंने भी बोला है कि देखिए सारे ऑप्शनों को हम वो स्टडी कर रहे हैं, उसके बाद में जो सॉल्यूशन निकलना के आएगा तो हम आपको बताएंगे। तो ये गजपति राजू जी ने बोला है, तो मैं भी यही बोलूंगा, जब गजपति जी राजू जी सॉल्यूशन बता देंगे तो मैं भी आप लोगों को सॉल्यूशन बता दूंगा। ओके, आइए अब आगे चलते हैं। आगे देखिए आंसर देख लेते हैं। मैंने कल आप लोगों से क्वेश्चन पूछे थे तो उनके आंसर है ये। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री का हेडक्वार्टर मैंने पूछा था, ये वियना में है, ऑस्ट्रिया में। ठीक है ना, तो वियना ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर है। इसको थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे भी समझ सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए ये है टोटल कंट्री, यहाँ पे ये है। ठीक है ना, ये सारी कंट्री है यहाँ पे। इसके अलावा ये कंट्री ऑयल प्रोड्यूस करती है। ठीक है, जो ओपीईसी की कंट्री है, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है। इसके अलावा जो कि 10 बिलियन बैरल से ज्यादा प्रोड्यूस करती है वो ये देखिए यहाँ पे कनाडा हो गया, यूएसए हो गया, रशिया हो गया, चाइना हो गया, तो ये भी मैक्सिको हो गया, तो ये भी ब्राजील हो गया। तो ये इसके अंदर नहीं है पर ये भी बहुत ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करती है। तो इसी की वजह से इनके साथ में मीटिंग करके पहले ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री कोई भी डिसीजन अपने आप ले लेते थे, बढ़ाना है, घटाना है, कटअप करना है, नहीं करना है, तो वो इनके खुद के डिसीजन हुआ करते थे। पर लेकिन अब क्या है, बहुत सारी और भी कंट्री प्रोड्यूस करती है, तो इनका डिसीजन लिया हुआ है कि अच्छे से लेवल पे इंप्लीमेंट नहीं होता है। तो इसलिए आज की डेट में सबके साथ मिलकर डिसीजन लेना चाह रहे हैं कि ऑयल प्रोडक्शन को कट किया जाए, जिससे कि ऑयल का प्राइस बढ़े और कंट्रियों को फायदा होए। वरना वेनेजुला आप लोग देख सकते हैं बर्बाद हो चुकी है वहां पे। ठीक है ना, वेनेजुला की इकोनॉमी और वहां पे प्रोटेस्ट इतना ज्यादा हो रहा है, इन्फ्लेशन वहां पे 700 के करीब पहुंच गया है। आने वाले टाइम में और भी ज्यादा बढ़ेगा, ये हम लोगों ने देखा था। तो इतनी ग्रेव कंडीशन हो जाएगी अगर इसको टैकल नहीं किया जा सकता है तो।
राइट टू लाइफ विद डिग्निटी हम लोगों ने देखा था, ये आर्टिकल 21 के अंदर आता है, ठीक है ना। चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड जो वाला आर्टिकल हमने कल डिस्कस किया था उसका ये आंसर है। रामचंद्र गुहा जी की इंडिया आफ्टर गांधी बहुत ही फेमस बुक है, सब लोग पढ़ते हैं, खासकर हिस्ट्री से ऑप्शनल वाले तो बिल्कुल ही पढ़ते हैं और नॉर्मली हिस्ट्री के लिए पढ़ लेते हैं, बहुत ही अच्छी बुक है ये, ठीक है ना। संघाई कोऑपरेशन ऑफ इंडिया, संघाई इंडिया आ गया, चलिए इंडिया का नाम भी आ गया, सही है, इंडिया भी पार्ट होने वाला है, तो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। तो इंडिया इसका पार्ट बनने वाला है, तो टोटल इसमें 8 मेंबर हो जाएंगे, अब तक इसमें 6 मेंबर थे, तो इंडिया और पाकिस्तान भी पार्ट होने वाले हैं। होलसेल प्राइस इंडेक्स का जो बेस था पहले 2004-5 था, उसको बढ़ा के 11-12 कर दिया, याद रखना। इसी तरीके से इंडस्ट्रियल इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का भी 2004-5 से 11-12 कर दिया है, तो ये भी फायदा देखने को मिलेगा। किस तरीके से चीजें इंपैक्ट डालेंगी, जीडीपी को देखिए एस्टिमेशन निकालने में बहुत फायदा मिलेगा इससे, क्योंकि पहले जो जीडीपी का एस्टिमेशन निकाला जा रहा था वो एक अलग तरीके से निकाला जा रहा था, पर अब प्रॉपर वे में निकलेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास में सारे इंडिकेटर्स जो है वो एक टाइम के, मान लीजिए देखिए आज इसकी बात करें तो 2011-12 से हम देखेंगे इंडस्ट्रीज वगैरह कितनी बढ़ रही है, 2011-12 के हिसाब से देखेंगे हमारा किस तरीके से इन्फ्लेशन है हमारी कंट्री में, ठीक है। तो वो सारी चीजें हम प्रॉपर वे में हैंडल कर पाएंगे, तो उससे इस चीजों को भी हैंडल करने में आसानी रहेगी। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स लॉट फॉर लिसनिंग। अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए, और पीडीएफ आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक्स लॉट फॉर लिसनिंग, जय हिंद।